Good morning, everyone. So last class we have discussed the concept related to the chord of contact. ठीक है, chord of contact कैसे फॉर्म करता है ये हमने सीखा था। फिर उसके बेसिस पे हमने इक्वेशन हमने सीखा था, राइट। इक्वेशन भी अगर आप देखोगे तो इक्वेशन क्या मिला था मुझे, x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कब फॉर्म करता था, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड। जो पॉइंट P था x1, y1 लाई आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। अब इसी से रिलेटेड हमने लाइक लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने फाइंड किया था। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट था ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ, ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, 2LR डिवाइडेड बाय रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारा, हाँ यस, RLQ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म कर रहा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड यूजिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टेंजेंट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट। एंगल बिटवीन टेंजेंट क्या था, tan इनवर्स ऑफ 2RL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये तीसरा था हमारा। और इसी में फोर्थ वन क्या था, हाँ, स्क्राइबिंग द ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल। तो क्या बन गया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल, circumscribing ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया था, x माइनस x1 इंटू x प्लस f प्लस y माइनस y1, यस g होगा y प्लस f इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हमने सीखा था। फिर ऑर्थोगोनल सर्कल से पहले हमारा क्या था, हाँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल था। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू क्या आया था, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 इंटू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 इंटू रूट अंडर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाता था, ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल सर्कल मतलब क्या, यस, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ऑर्थोगोनल सर्कल का क्या कंडीशन आ गया था, कंडीशन ये आ गया था 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है मीन्स सर्कल ऑर्थोगोनल सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमने यहां तक डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। कोई कंफ्यूजन किसी को है, नहीं।
चलो आज का क्लास में हमने आपको लास्ट क्लास बताया था कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल के बारे में आप थोड़ा सा समझ के आना या ड्रॉ करके आना। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स मतलब हैविंग डिफरेंट रेडियाई एंड सेकंड हो जाएगा डिफरेंट सेंटर। ठीक है, अगर सेम मतलब अगर रेडियस हमारा सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, रेडियस सेम हो जाएगा तो उसमें हम कंपैरिजन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होगा। अरे आपका रेडियस नहीं ओवरलैपिंग नहीं होगा बच्चा। जहां पर हमको R1 प्लस R2 लिखना रहेगा वहां पर 2R1 लिखेंगे ना हम, है कि नहीं? जब रेडियस 1 प्लस 1 को हम यहां पर नहीं, यहां पर क्या है ना कि देखो डिफरेंशिएट करने का मतलब नहीं है, अगर डिफरेंट साइज रहेगा तो हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। कंपैरिजन टू इक्वल तो हमको आसानी से कंपैरिजन हो सकता है ना, लेकिन डिफरेंट चीज को करने में डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। डिफिकल्टी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, देखो तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल में ना अगर हम फर्स्ट सर्कल का बात करें, लिसन, अगर हम फर्स्ट सर्कल का बात करें तो देखो ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा सेकंड सर्कल है। दिख रहा है दोनों का सेंटर अलग अलग है। ये हमारा C1 सेंटर है, ये हमारा C2 सेंटर है। C2 सेंटर को यहां पे लिख दो। C2 सेंटर हो गया, क्लियर है? चलो अब बताओ ये दोनों का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते? अरे दो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन बी कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? R1 और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? ये भी R2 तो ये भी R2, ये R1 तो ये भी R1। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या कंडीशन बनेगा बताइए तो? R1 प्लस R2 और C1 C2, बताइए ये दोनों में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है ये दोनों में? R1 प्लस R2 और डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर में कौन बड़ा है? यस, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर बड़ा हो गया। तो क्या कंक्लूजन हम करेंगे, मतलब क्या स्टेटमेंट देंगे जब ये कंडीशन हमको मिलेगा? तो सर्कल्स नेवर intersect each other. Can we say like this? Circle never intersect each other. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चल, तो हमने क्या किया, दो सर्कल को अपार्ट लिख दिया है, मतलब सेपरेट करके लिख दिया है। चलो सेकंड पॉइंट, सेकंड ओरिएंटेशन ऑफ सर्कल क्या रहेगा? ये एक सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है कि नहीं है? फिर से वही चीज अप्लाई करेंगे, C1 C2, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 और C1 C2 इक्वल टू हो जाएगा। तो इक्वल टू हो गया तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? तो टचेज बोलेंगे ना उसको, सर्कल्स टच ईच अदर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर पे। आप देखना कि सर्कल का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है। फर्स्ट में क्या था, सर्कल कैसा था? सेपरेट था।
दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड में क्या हो गया, एक पॉइंट पे कनेक्शन हो गया है, मतलब टच हो रहा है। थर्ड में क्या होना चाहिए बताइए आप ही लोग, इंटरसेक्ट करेगा। वेरी गुड, सर्कल क्या करेगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट ऐसा हो गया, एक पॉइंट ऐसा हो गया, ठीक है। अब बताओ R1 प्लस R2 और C1 C2, नहीं अब इस बार ना इस तरह से लिखते हैं, C1 C2 R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 का मॉड कर दो, क्योंकि डिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं ना, तो मॉड कर दो। बताओ अब ये दोनों में अगर हम देखें तो क्या मिलेगा मुझे, बताओ R1 प्लस R2 और C1 C2 में कौन बड़ा, R1 प्लस R2 बड़ा होगा। देखो यहां पर आपको साफ साफ दिखेगा कि सर यहां पर ना ये दोनों डिस्टेंस हमारा ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों डिस्टेंस हमारा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो डिस्टेंस ओवरलैप कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये दो बार हम ऐड कर रहे हैं ना इसको, तो दो बार ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स है वो तो छोटा ही रहेगा सर, रहेगा। अब देखो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 करोगे तो ये वाला तो हमारा खत्म हो जाएगा, जो कॉमन पार्ट रहेगा। अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या रहता है, जो कॉमन पार्ट रहता है वो गायब, तो बचा क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यही बचा ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, कि नहीं। तो बताओ कौन बड़ा, C1 C2 बड़ा कि R1 माइनस R2 बड़ा, C1 C2 बड़ा। समझ में आया। अगर ये कंडीशन आपको मिलता है तो व्हाट वी कैन से, हाँ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब चौथा ओरिएंटेशन कैसा होगा बताइए, चलो पहले आप 3 लिख लो क्योंकि जगह नहीं है। ये आप यहां पर ले लो C1, ये ले लो C2, ये हो गया रेडियस R1, ये हो जाएगा रेडियस R2। चलो देखो, तो जो हमारा नेक्स्ट पोजीशन रहेगा वो पोजीशन रहेगा क्या, 4th नंबर ना, हाँ 4th नंबर रहेगा। वन सर्कल के इनसाइड में सेकंड सर्कल लाई करेगा और एक पॉइंट पे टच करता रहेगा, है कि नहीं, हो सकता है। तो देखिए एक का सेंटर यहां है, दूसरे का सेंटर यहां है, ये हो गया C1, इसका रेडियस हो गया R1, ये हो गया C2, इसका रेडियस हो गया क्या R2, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बताइए कि C1 C2 और R1 माइनस R2 में क्या रिलेशन रहेगा बताइए। ये क्या है, C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और देखो अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा क्या है, रेडियस ही तो है, ये पूरा का पूरा रेडियस है, पूरा का पूरा रेडियस है। ये हमारा यहां से क्या हो गया R1 हो गया, ये यहां से यहां तक क्या हो गया R2 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, C1 C2 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट अगर देना रहेगा तो क्या बोलेंगे हम, बोलो वन सर्कल लाइज टचेज एट 1 पॉइंट, ठीक है। वन सर्कल lie inside the another circle and touches at 1 point। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। नहीं
ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। फिफ्थ में क्या हो रहा होगा बताओ? ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, हो सकता है ना इस बार टच ही ना कर रहा हो। ये हमारा क्या हो गया? सेंटर R1, ये हो गया C1, ये हो गया C2 R2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? C1 C2 R1 माइनस R2 का मॉड। बताइए इस बार कौन बड़ा कौन छोटा? समझ में आया कि नहीं आया है? देखो अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में क्या हो जाएगा? सिक्स्थ में हो जाएगा, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? सेंटर सेम होगा। यस, वेरी गुड। समझ में आया कैसे हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं? जो एक सर्कल यहां, दूसरा सर्कल, ठीक है। तो ये तो आपके लिए आसान हो गया ना। C1 ये हो जाएगा 1 R2। अरे C1 C2 यहीं पे कर दो ना, क्या दिक्कत है? सर्कल 1 का सेंटर C1 है, सर्कल 2 का सेंटर C2 है, और दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? R2 R1 माइनस R2 का मॉड इज ग्रेटर देन 0 होगा ना। देखो ना, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा बचा ना। तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ओरिएंटेशन हमारा टोटल 6 ओरिएंटेशन ऑफ द सर्कल बनेगा। इसके लिए क्या बोलेंगे हम? सर्कल्स आर, तो उसके लिए एक वर्ड है ना, कॉन्सेंट्रिक। सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। सही बोल रहे हो आप लोग, डेफिनेशन बोल रहे हो, लेकिन डेफिनेशन को हम एक वर्ड से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? ओरिएंटेशन क्लियर हुआ सभी का? कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए। देखो, तो आपने इसमें से एक जो सर्कल आपने देखा था, वो सर्कल देखा था क्या कि एक दूसरे से टच हो रहा था। दो ही मतलब केसेस ऐसे थे जिसमें से दो सर्कल एक दूसरे पे टच हो रहा था, राइट। एक सर्कल हमारा कुछ ऐसा था, ये सर्कल हमारा कहां पे टच कर रहा है? आउटसाइड टच कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो सर्कल का ओरिएंटेशन था, वो सर्कल कुछ इस टाइप से था। इस टाइप से टचिंग हो रहा था। ये सर्कल, दूसरा सर्कल का सेंटर ये है, ये C1 है, सॉरी, और ये हमारा C2 है, ठीक है। या देखो, ये जो सेंटर है वो सेंटर का इस अंदर वाले सर्कल से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2, ठीक है। देखो, इस वाले सर्कल का मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में सेकंड वाले सर्कल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसमें हमें क्या पता है? C1 पता है। इसमें क्या पता है? C2 पता है। और क्या पता है? रेडियस पता है R1, और इसका रेडियस पता है R2 है कि नहीं पता है? तो अगर मैं इसको यहां पर प्लेस कर दूं, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2, समवेयर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं M मान लेता हूं। ये पॉइंट को क्या मैं मान लिया? M मान लिया। और ये हो गया R1, ये हो गया R2। R1 R2 भी क्लियर हो गया कि नहीं? अब आप देखो, अगर मैं इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने का कोशिश करूं, तो देखो आपके पास C1M डिवाइडेड बाई C2M इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 होगा। मतलब M डिवाइड
C1 C2 इन द रेशियो R1:R2। कैसे? इंटरनली कि एक्सटर्नली? इंटरनली। अरे C1 C2 के कहीं बीच में कट कर रहा है ना, तो इंटरनली हो जाएगा कि नहीं होगा? तो कैन बी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M। कोऑर्डिनेट ऑफ M फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? M डिवाइड्स C1 C2 internally in the ratio of their रेडियन। होगा कि नहीं होगा? तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? एक सर्कल दूसरे सर्कल को कहां पे टच करता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? M x, y इज इक्वल टू C1 इंटू R2 प्लस C2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसमें आपका दोनों कोऑर्डिनेट है, याद रखना। अगर आप इसको सेपरेट लिखना चाहोगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे? x1, y1 लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? x2, y2 लिखेंगे, है? तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू x2 प्लस R2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। होगा कि नहीं होगा? सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। R1 इंटू y2 प्लस R2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। समझ में आया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना सीख गए हम कि नहीं सीखे? अरे आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, ये देखो तो दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट का काम करेगा कि नहीं? कॉमन टेंजेंट का काम करेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो कॉमन टेंजेंट के बारे में डिस्कशन रहेगा। तो यहां से जनरेट होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉमन टेंजेंट मतलब क्या? दो सर्कल के लिए सेम टेंजेंट काम करना चाहिए। तो सेम टेंजेंट काम करने का क्या मतलब है? दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा तभी तो सेम टेंजेंट बनेगा ना। देन ओनली वी कैन से द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब इस पे आते हैं। इस पे थोड़ा सा ना अलग सीन चलेगा। देखो ये हमारा हो गया C1, ये हो गया हमारा C2, और हमें पॉइंट दिया हुआ है, ये सपोज कर लो M है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। C1 से M तक का रेशियो कितना दिया हुआ है? रेडियस R1। तो देखो ना, रेडियस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सेंटर से सरकमफेरेंस तक का ना। C2 के लिए क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सोचो कि ये जो पॉइंट M है वो M कहां लाई कर रहा है? C1 C2 के इन बिटवीन है या आउटसाइड C1 C2 है? आउटसाइड C1 C2 है। तो आउटसाइड C1 C2 है मतलब C1 C2 M C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। सेक्शन फॉर्मूला में हमने दो चीज सीखा था। एक इंटरनली इन बिटवीन, लाइन के इन बिटवीन कट करेगा, और एक्सटर्नली मतलब लाइन के कहीं बाहर कट करेगा जाके वो पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर अगर हम रेशियो लिखें C1 इंटू M डिवाइडेड बाई C2 इंटू M, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रेशियो क्लियर है? अरे देखो ना, C1M R1, C2M R2, तो क्या बोलेंगे हम यहां पर? M डिवाइड्स C1 C2 externally in the ratio of their radii। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट M क्या बन जाएगा इस बार? M ऑफ x, y इज इक्वल टू, जहां पर आपने प्लस यूज किया वहां पर आप माइनस यूज कर लो। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा?
r1 इंटू x2 माइनस r2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2, r1 माइनस r2 कॉमा कॉमा क्या हो जाएगा ये r1 इंटू y2 माइनस, यस बोलो, r2 y1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2। क्लियर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया हमारा कि नहीं निकला? तो आप हेडिंग क्या दोगे? आप हेडिंग दोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल। ठीक है, फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल। और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? केसेस बनेगा। ठीक है, चलो देखो तो कॉमन टेंजेंट क्या होता है, लिखो कॉमन टेंजेंट का डेफिनेशन लिखो, अ लाइन विच इज टेंजेंट टू मोर देन वन सर्कल इज नोन एज कॉमन टेंजेंट। अ लाइन विच इज tangent to more than one circle is known as common tangent। ठीक है, अब इसी में एक और कंसेप्ट आ जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या है ना, वो भी क्या रहेगा? कॉमन टेंजेंट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहेगा? द सेंटर लाइज सेम साइड ऑफ द लाइन। लिखो अ कॉमन टेंजेंट इन विच, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में लिखिए अ कॉमन टेंजेंट इन विच द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज सेम साइड ऑफ द, a direct common tangent in which center of the circle lies same side of the tangent, center of the circle lies same side of the tangent। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। जैसे ये वाला एक एग्जांपल देखो, देखा, ये हमारा सर्कल है C1 C2। देखो तो सर्कल के सेम साइड लाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में आप देखोगे तो जो कॉमन टेंजेंट रहेगा दोनों सर्कल का, कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ द सर्कल्स, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? जो सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा वो कॉमन टेंजेंट के अपोजिट साइड लाई करेगा। जैसे ये वाला एक देखो, देखो तो ये हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट पहले आप देखो, ये हमारा कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट के एक साइड C2 लाई कर रहा है, दूसरा साइड C1 लाई कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, इस लाइन के अपोजिट में C1 C2 लाई कर रहा है। तो कैन बी से अ कॉमन टेंजेंट इन विच द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज अपोजिट साइड ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। टेंजेंट लाई बिटवीन नहीं भाई, transverse of the common tangent in which the center lies opposite side of the tangent, such type of tangent is known as transverse common tangent। ठीक है, देखो तो इसमें हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखना है। ठीक है, तो देखो अगर आप इसमें देखो तो इसमें पहले बताओ कि टोटल कॉमन टेंजेंट कितना फॉर्म करेगा? ये एक रहा, ये दूसरा रहा। ठीक है,
ये तीसरा रहा कि नहीं, और ये फोर्थ वन रहा। तो इसमें टोटल कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? कॉमन टेंजेंट 4 हो गया, जिसमें से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 हो गया, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्लियर है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये तीसरा ये हो गया। बताओ इसमें टोटल कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा? टोटल कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझ में आया? अब इसमें आ जाओ, बताइए क्या बना? टोटल कॉमन टेंजेंट बोलो 2 हो गया, सॉरी ये 3 होगा ना। ये टोटल कॉमन टेंजेंट 2 हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा? 2, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 0। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसमें आ जाओ। अब एक ही बनेगा कि और कुछ बनेगा इसमें? नहीं। बताओ टोटल कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? 1। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा? अब इसमें आ जाओ, तो टोटल कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? कॉमन टेंजेंट है ये नहीं है इसमें? 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप देखोगे तो सीक्वेंस वाइज ना डिक्रीजिंग चल रहा है, 4 3 2 1। फिर यहां देखोगे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 है, ट्रांसवर्स भी 2 है। 2 1 2 0 1 0, फिर ये 0 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना है। अब सर कॉमन टेंजेंट आ रहा है, यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट भी फाइंड करना होगा, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगला जो डिस्कशन है वो है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? कॉपी कीजिए सारा चीज आप लोग। देखो अभी हमने देखा था, ये हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिल रहा था, ठीक है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा था, तो अगर मैं इसमें पूछूं कि ये जो हमारा टेंजेंट है वो टेंजेंट कैसा है, ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट कैसा है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। इसमें जो टेंजेंट है ये टेंजेंट कैसा है? ये कैसा टेंजेंट है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो आपने यहां पर ये चीज सीखा था, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट C1 C2 को कैसे डिवाइड कर रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C1 C2 को कैसे डिवाइड कर रहा था? इंटरनली डिवाइड कर रहा था। मींस कैन आई से दिस कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट डिवाइड द सेंटर internally in the ratio of their radii? Transverse common tangent divide the center between two circle in the ratio of their radii। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये पॉइंट? अब इसमें देखो, ये हमारा लाइन क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अगर हम ये चीज पॉइंट फाइंड कर रहे थे तो हम कैसे पॉइंट फाइंड कर रहे थे? एक्सटर्नली आ रहा था ये, और एक्सटर्नली आ रहा था मींस क्या हो जाएगा?
अगर मुझे ये चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डिवाइड सेंटर ऑफ द सर्कल एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ दियर, समझ में आया कि नहीं आया? दोनों स्टेटमेंट क्लियर है? तो इसके लिए लिखिए तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट meet at a point, direct common tangent meet at a point, direct common tangent meet at a point, direct common tangent meet at a point which divide the line joining center of the circle, which divide the line joining center of a circle externally in the ratio of their radii। तो देखो यहां पर हमने दो जगह हमें मिला था, एक तो सर्कल कुछ ऐसा था, ये दोनों यहां पे मीट कर रहा है, समझो इस चीज को। देखो ये दोनों यहां पे मीट कर रहा है, ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये भी हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना। अब यहां पर मीट करेगा तो हमने अभी क्या देखा था कि इसका जो सेंटर का रहेगा ये C2 है, ये C1 है, ये इसका रेशियो है R1 और ये इसका है R2। तो जो पॉइंट P निकलेगा C1P डिवाइडेड बाय C2P इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 निकलेगा। ये बात समझ में आया? अब सोचो कि हमें पॉइंट ऑफ मतलब एक्सटर्नल पॉइंट हमें मिल गया, एक्सटर्नल पॉइंट हमें मिल गया, तो ये पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे? वही वाला S1 इज इक्वल टू T² किसी भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज करेंगे, हमारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो सेकंड वाला में आ जाओ। अब इसी में ही अगर आप देखो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो ये जो टेंजेंट बना वो कैसा टेंजेंट है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मीट एट ए पॉइंट, transverse common tangent meet at a point which divide the line joining center of a circle, which line joining center of a circle internally in the ratio of their radii, internally in the ratio of their radii। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी बच्चे को? क्लियर है ये दोनों स्टेटमेंट? अब यहां से देखो, यहां पर फिर से ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड ही लाई कर रहा है ना, और सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है मींस क्या, हम पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। यही चीज तो है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी नहीं? चलो ये दोनों को आप लोग कॉपी कर लो, तो इसको आप कॉपी कर लो, और यहां अच्छा आपने बीच में गैप नहीं छोड़ा था ना, स्पेस नहीं छोड़ा ना, जगह छोड़ा था थोड़ा सा, क्या स्टेटमेंट पूरा लिख दिया? ठीक है, तो आप क्या करो ना, ये वाला आप डायग्राम ड्रॉ करके ये आप 1 लिख दो, और ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके 2 लिख दो, और जो आपने 1 2 लिखा है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, उसको देखो, ये हमको लगता है स्टेटमेंट 1 के लिए ये वाला है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, और ये आपका स्टेटमेंट 2 के लिए है। क्लियर है? तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन 2 सर्कल आप ड्रॉ कीजिए, ये एक सर्कल एंड दिस इज अनदर सर्कल। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें यही लेंथ चाहिए ना, हमें यही लेंथ चाहिए।
ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया हमारा R1, ये भी रेडियस हो गया हमारा R2। ठीक है, अब देखो ये जो लेंथ है यही लेंथ यहां पे ड्रॉ कर दें। अगर ये AB है तो ये भी हमारा AB हो जाएगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ये हमारा सेंटर C1 है, ये हमारा सेंटर C2 है। बताओ ये वाला लेंथ कितना होगा? चलो ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा? R2 होगा। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया? बोलो। यस, R1 माइनस R2। बताओ ये एंगल कितना फॉर्म करेगा? टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 90। बताओ ट्रायंगल इन ट्रायंगल AC1C2 कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस AC1 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1C2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AB, हमें चाहिए यही AB चाहिए ना, विच इज नथिंग बट ये AB है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1C2, मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर का होल स्क्वायर। और AC1 मतलब क्या? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो AB का लेंथ कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ C1C2 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हमें किसका लेंथ मिल गया? लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या करना है? C1C2 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? अब हमें ये तो हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या होना चाहिए बताइए? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, इसको आप कॉपी कीजिए। हाँ देखो यहां पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, ये हमारा माइनस होगा, ये भी हमारा माइनस होगा। ठीक है, देखो अगर आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में देखो तो हमें यही लेंथ चाहिए ना, AB का लेंथ चाहिए हमें AB का लेंथ चाहिए कि नहीं? तो AB का लेंथ चाहिए तो इसको मैं ना एक्सटेंड कर देता हूं आगे की तरफ और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया है। अब देखो तो जो AB का लेंथ है और C1A का लेंथ है, दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है। ये हमारा रेडियस R2 है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? ये भी R2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताओ, हो जाएगा। चलो ये हमारा C1 है, अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो देखो तो इन ट्रायंगल, इसको भी आप B ले लो, इन ट्रायंगल C1C2A। बताओ C1C2A ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? C1C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1। अब बताओ इसका लेंथ कितना होगा? अगर ये R1 है तो R1 प्लस R2, वेरी गुड, का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बताओ, क्लियर है सभी को? चलो हमें क्या चाहिए? AB चाहिए। जो तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1C2 का होल स्क्वायर माइनस
C1a, तो C1a का लेंथ कितना दिया हुआ है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अगर आप दोनों में देखोगे तो बस यहीं पर एक चेंज आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये माइनस हो जाता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में ये प्लस हो जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन दोनों में है? कॉपी कीजिए इसको। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामिंग द सर्कल मींस आपको रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए टू सर्कल बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका सेंटर क्या हो जाएगा 2,3 और इसका सेंटर क्या हो जाएगा 5,3 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? इसका रेडियस क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 और R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 18। तो 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 4, 13 माइनस 9 4, 2 यहां पे आ जाइए 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 34 माइनस 18 16, तो 16 का हो जाएगा क्या 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है C1 C2 फाइंड करना है। तो C1 C2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 5 माइनस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो अब आप यहां देखो तो C1 C2 का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, R1 प्लस R2 कितना हो गया 4 to 6 हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों कंडीशन से आपको क्या समझ में आ रहा है सर्कल कैसा होना चाहिए था? सोचो क्या छोटा है सेंटर का डिस्टेंस छोटा है, तो सेंटर का डिस्टेंस छोटा का क्या मतलब हो गया सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? अब देखो ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, ये हमें दिख गया, ये सर्कल इंटरसेक्ट किया ये हमें दिख गया। क्या ये वाला हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? सोचो ना, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे सर? ये तो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया ना, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या करता है एक्सटर्नली सेंटर को रेशियो के रिस्पेक्ट में डिवाइड करता है, था ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन विच स्टेटमेंट रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है सो। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट स्टेटमेंट जो दिया है ना, दो स्टेटमेंट क्या था अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हाँ क्या था अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एट एनी पॉइंट डिवाइड द हाँ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल इन द रेशियो ऑफ दियर रेडियन। इन द रेशियो हमें C1 पता है, हमें C2 भी पता है, ठीक है। हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। इसका रेडियस एक का कितना दिया हुआ था, एक का 2 दिया हुआ था, एक का 4 दिया हुआ है ना। तो अप्लाई कीजिए इसमें, तो एम पॉइंट क्या हो जाएगा एम ऑफ x, y इज इक्वल टू C1 कितना दिया हुआ था 2,3, ये कितना दिया हुआ है 5,3। तो क्या हो जाएगा क्या था R1 इंटू x2, R1 कितना है 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 होगा। सिमिलरली सेकंड आ जाओ 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, ये हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा।
आएगा। तो ये कितना बन गया हमारा 10 माइनस 8, 2 डिवाइडेड बाई -2 1, 6 माइनस 12 -6 डिवाइडेड बाई 1 कॉमा -3। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये -1,3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम पेयर ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे चीजों को? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हो गया? लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं क्या? लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अरे देखो ना, ये हमारा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, यहां से यहां तक का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। देखो जहां पर भी आपको जो हमने 5 केसेस दिया, 5 केसेस में से 4 केसेस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ रहा था। 5 केसेस में से 4 केसेस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ रहा था, जिसमें से 3 केसेस में हमें लेंथ दिख रहा था, चौथा केसेस में पॉइंट टचिंग हो रहा था, तो पॉइंट का लेंथ नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यहां पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो सोचो एक क्वेश्चन से हम कितना सारा चीज सॉल्व कर सकते हैं। ये तो ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, तब इतना सारा फाइंड करते हैं। सोचो कि अगर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं होता तो क्या होता? हम सब कुछ फाइंड कर सकते थे, हम सब कुछ फाइंड कर सकते थे जो भी हमने सर्कल में सीखा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं? तो इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप उसको एक एक करके सॉल्व करते जाना। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो, तो आज का क्लास मैं एंड करता हूं, आप सारा चीज कॉपी कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।